6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा शहर में गर्मियों का मौसम चल रहा था। नीले आसमान और सूरज की हल्की किरणों के बीच लोग अपनी दिनचर्या शुरू कर रहे थे। करीब 7 बजे जापानी सेना को अपनी रडार पर दक्षिण में हलचल दिखाई देती है। कुछ देर में वो समझ जाते हैं कि एक अमेरिकी विमान हिरोशिमा शहर की तरफ बढ़ रहा है। तभी जापानी सेना तुरंत सभी रेडियो कार्यक्रम बंद करवाकर हर तरफ चेतावनी के सायरन बजाती है और हिरोशिमा के लोग प्रार्थना करने लगते हैं कि अमेरिका उनके इलाकों में हमला ना करे, क्योंकि उस वक्त के सबसे शक्तिशाली बॉम्ब से भी कोई एक छोटा सा इलाका तबाह हो पाता था, जिसमें कुछ दर्जन लोगों की मौत होती थी। लेकिन जापान ये कहां जानता था कि आज उस पर एक ऐसी कयामत बरसने वाली है जो एक ही झटके में पूरे के पूरे शहर को जलाकर राख कर देगी। दरअसल अमेरिका का ये विमान जापान का दौरा करने आया था और जापानी सेना चाहती तो अपने लड़ाकू विमानों को भेजकर इसे रोक भी सकती थी, लेकिन 1945 आते आते जापान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि विमान को उड़ाने के लिए जापानी सेना के पास पेट्रोल तक नहीं था। इसलिए इंतजार किया गया और वो विमान जापान के एयर स्पेस से वापस लौट गया। करीब 8 बजे खतरे के सायरन बंद कर दिए गए और लोग अपनी दिनचर्या में लग गए। बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे, कुछ लोग दफ्तर जा रहे थे, कुछ बाजार और कुछ घरों में चाय की चुस्की ले रहे थे। लेकिन हर जापानी की जिंदगी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। दुकानों में अंडे, दूध, चाय और कॉफी पूरी तरह से गायब हो चुके थे। लोग भूख से मर रहे थे। स्कूलों के मैदानों और घरों के बगीचों में सब्जियां उगाई जा रही थीं। पेट्रोल भी आम लोगों की पहुंच से बाहर हो चुका था, इसलिए सड़कों पर एक भी निजी कार नहीं दौड़ रही थी। हिरोशिमा की सड़कों पर हर तरफ साइकिलें और पैदल चलते लोग दिखाई दे रहे थे। सुबह के करीब 8 बजे जब हिरोशिमा के लोग दोबारा अपनी जिंदगी की ओर लौट ही रहे थे, तभी आसमान में एक और विमान दिखाई देता है। जापानी सेना इस विमान को भी रोक सकती थी, लेकिन उन्हें लगा ये भी पहले की तरह परिस्थिति का जायजा लेने आया होगा। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये विमान करीब 1 लाख लोगों की मौत का फरमान लेकर आया है। ये विमान था अमेरिका का B-29 बॉम्बर इनोल गे, जिसे उड़ा रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल टिबेट्स। इस विमान के दाहिने विंग से 10 मीटर की दूरी पर 1 किलोमीटर पीछे एक दूसरा B-29 विमान ग्रेट आर्टिस्ट उड़ रहा था, जिसके पीछे एक तीसरा बम वर्षक भी था, जिसे जॉर्ज मार्कराड उड़ा रहे थे। उनकी अकेली जिम्मेदारी थी तस्वीरें लेना, इतिहास के सबसे बड़े परमाणु हमले की तस्वीरें। उधर अमेरिकी विमान हिरोशिमा की तरफ बढ़ रहा था और इधर रडार देख रहे जापानी सैनिकों की धड़कन। तभी 8:15 पर लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल टिबेट्स एक बटन दबाते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी तबाही जमीन की ओर गिरने लगती है। ये था 4 टन वजनी लिटिल बॉय नाम का दुनिया का पहला न्यूक्लियर बम। इस बम को हिरोशिमा के अओई ब्रिज पर गिराना था, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि अपने लक्ष्य से 250 मीटर दूर शीमा सर्जिकल क्लिनिक की तरफ बढ़ने लगता है। करीब 43 सेकंड्स तक नीचे गिरते हुए इस बम को हिरोशिमा के कई लोग अपनी आंखों से देखते हैं, मगर वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही जमीन से करीब 600 मीटर ऊपर हवा में ही लिटिल बॉय ब्लास्ट हो जाता है। आसमान में अचानक एक तेज रोशनी फटती है और जो लोग जमीन पर थे उनकी आंखें पलक झपकने से पहले ही जल जाती है और फिर एक जोरदार धमाका। इसकी शक्ति 12,500 टन TNT के बराबर थी। जब ये फटा तो आसमान में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, मानो सूरज धरती पर आकर फट गया हो। धमाके के तुरंत बाद हर तरफ आग की लपटें फैल चुकी थी। शहर के बीचों बीच कंक्रीट की इमारतों को छोड़कर बाकी सब जलकर राख हो गए थे। विस्फोट का असर इतना तेज था कि ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर दूर हर इमारत के खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। पलक झपकते ही हिरोशिमा की 2/3 इमारतें धाराशाही हो गईं। विस्फोट के चारों तरफ कई किलोमीटर तक आग की आंधी फैल गई। करीब 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उठी आग के इन लपटों ने पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर और इंसान किसी को नहीं बख्शा और एक क्षण में ही हिरोशिमा की 2.5 लाख आबादी से 30
80% यानी 80,000 लोग जलकर भाप बन गए। हिरोशिमा पर बम गिराने वाले पायलट पॉल टिबेट्स बताते हैं, जैसे ही विस्फोट हुआ, एनोला गे के आगे के केबिन में रोशनी फैल गई। मैंने अपने दांतों में एक अजीब सी सिहरन महसूस की। विमान के पिछले हिस्से में बैठे हुए टेल गनर बॉब कैरन ने अपना कोडक कैमरा उठाया और नीचे के दृश्य की तस्वीरें लेने लगे। नीचे के बैगनी बादलों के बीच सफेद धुएं का एक रेला 3000 फीट तक उठा और उसने एक मशरूम की शक्ल बना ली। रेडिएशन से बना एक ऐसा जहरीला मशरूम जो आने वाले कई दशकों तक हिरोशिमा के लोगों को तड़पाकर मारने वाला था। 13 वर्षीय सेतुत्सुको थर्लो, जो उस समय स्कूल में थी, बताती हैं, मैंने एक तेज सफेद रोशनी देखी और फिर सब कुछ काला हो गया। जब होश आया तब मैं मलबे में दबी हुई थी। मेरी सहेलियां चीख रही थीं, कुछ की आंखें निकल आई थीं, कुछ के शरीर से खाल लटक रही थी। मैं बस रेंग कर बाहर निकली, लेकिन वहां बाहर कोई दुनिया ही नहीं बची थी। आग की लपटें मेरा पीछा कर रही थी। मैं बहुत तेज भागी, तभी पीछे से मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई थी। वो मेरी सहेली थी जो मलबे के नीचे फंसी थी। मैंने उसे निकालने की कोशिश की, तभी आग की लपटों ने उसे मेरी आंखों के सामने जला दिया। मैं और तेज भागी, लाशों के ढेर के बीच से जैसे तैसे करके एक पहाड़ी पर पहुंची, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे मेरा शहर नहीं बल्कि आग का जलता हुआ नर्क दिखाई दिया। उधर हिरोशिमा के पूर्वी इलाके में एक ट्रेन शहर की तरफ बढ़ रही थी। अचानक जवानों ने चलती ट्रेन रोककर सभी पैसेंजर्स को नीचे उतर जाने के लिए कहा। डिब्बों को इंजन से अलग कर दिया और वहीं रोक दिया गया, लेकिन इंजन आगे बढ़ता चला गया। लेकिन वो बहुत आगे नहीं जा पाया, क्योंकि रेलवे लाइन पैदल शहर छोड़कर आने वाले लोगों से भरी हुई थी। उनमें से कुछ लोगों की त्वचा उनके चेहरे से लटक आई थी और कुछ की बाहें इस तरह झूल रही थी जिस तरह दीवार से आधा फटा पोस्टर झूलता है। कुछ लोग बहुत धीरे चल रहे थे और उनके मुंह से सिर्फ आवाज निकल रही थी, पानी पानी पानी। लेकिन रेडिएशन ने शहर के पानी को जहरीला बना दिया था और लगातार इस बात से अनजान जिन भी लोगों ने इस जहरीले पानी को पिया वो तड़प कर मारे गए। रात के करीब 11 बजे एटम बम विस्फोट से पैदा हुए बादलों की वजह से हिरोशिमा में तेज बारिश होने लगी। ये काली बारिश थी जिसमें गंदगी, धूल और विस्फोट से उत्पन्न हुए रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद थे। रेडियो एक्टिव राख और पानी से बनी इस बारिश की बूंदे जहाँ गिरती वहाँ जमीन जहरीली हो जाती। मगर प्यास से तड़प रहे कुछ लोगों ने इस पानी को पिया और चंद मिनटों में तड़प कर मर गए। वहीं जो लोग उस दिन बच गए वो धीरे धीरे रेडिएशन के असर से मरने लगे। किसी को कैंसर हुआ, किसी के अंग गलने लगे तो किसी की आने वाली पीढ़ियां विकलांग पैदा हुई। इस धमाके के वक्त हिरोशिमा शहर में 1 सेकंड में 80,000 लोगों की जान गई थी, जो 1 साल में बढ़कर 1,40,000 के पार पहुंच गई। लेकिन बचने वालों में से एक थे 37 वर्षीय रिपोर्टर सातोशी नाकामुरा, जो हिरोशिमा से थोड़ी दूर अपने दोस्त के घर गए थे। जब एटम बम फटा तो उसके असर से वो जमीन पर गिर पड़े और उनके चेहरे को टूटे शीशों ने घायल कर दिया। तभी उन्होंने तुरंत अपनी साइकिल उठाई और हिरोशिमा की तरफ बढ़ने लगे। जब वो दोपहर तक शहर में पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हर तरफ सिर्फ लाशें थीं, जलते हुए शव, बदहवास बच्चे, मलबे में दबे लोग और सड़कें जो अब पहचान में नहीं आ रही थीं। नाकामुरा पहले पत्रकार थे जिन्होंने हिरोशिमा की तबाही को अपनी आंखों से देखा। सातोशी ने वहीं से ओकायामा स्थित डोमी न्यूज एजेंसी के दफ्तर में पहला डिस्पैच डिटेक्ट किया। 8:16 पर दुश्मन के 2 विमानों ने हिरोशिमा पर एक असाधारण बम गिराया। शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है और अनुमानित 1,70,000 लोग या तो मारे गए हैं या गंभीर रूप से घायल हैं। फोन लाइन के दूसरी तरफ बैठे ब्यूरो चीफ को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने नाकामुरा से कहा, यह संभव नहीं है, एक ही बम से कैसे इतने लोग मर सकते हैं? सेना भी मानने को तैयार नहीं है, आप रिपोर्ट में संख्या थोड़ा कम करें। नाकामुरा का चेहरा अब भी खून से लथपथ था। उनकी आंखों में गुस्से और सच्चाई की आग थी। उन्होंने बिना रुके टेलीफोन पर चिल्लाकर जवाब दिया, सेना मूर्ख है, उन्हें नहीं पता कि हमने नर्क को जिंदा देख लिया है। हिरोशिमा में हुए इंसानियत के सबसे बड़े नरसंहार की खबरें पूरी दुनिया में फैलने लगी। हर कोई हैरान था कि आखिर इतना खतरनाक बम बना कैसे। तभी अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और बड़ी बेशर्मी से सब लोगों के सामने मीडिया को ये बताते हैं कि एटम बम हमने गिराया।
और इसका ऐलान करते हुए कहते हैं, कुछ देर पहले अमेरिकी जहाज ने हिरोशिमा पर एक बम गिराकर दुश्मन के यहाँ भारी तबाही मचाई है। ये बम 20,000 TNT क्षमता का था। अब तक इस्तेमाल में लाए गए सबसे बड़े बम से भी 2000 गुना ताकतवर। इस बम ने हमारे हथियारों की श्रृंखला में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है, जो हमारी सेनाओं को मजबूती देगा। आगे उन्होंने कहा, इस समय इस बम का उत्पादन किया जा रहा है, साथ ही इससे भी ज्यादा खतरनाक बमों की खोज भी जारी है। ये परमाणु बम है जिन्हें ब्रह्मांड की शक्ति से बनाया गया है। दोस्तों, इस तबाही के महज 3 दिन बाद, जब पूरा जापान अब भी राख की उस भयानक सुबह को समझने की कोशिश कर रहा था, जब लापता बच्चों और बिखरे शरीर की पहचाने करना भी संभव नहीं हो गया था, उसी समय 9 अगस्त 1945 की सुबह फिर वही नीला आसमान था, वही गर्मी थी और वही बेखबर लोग थे। लेकिन इस बार निशाना था जापान का एक और शहर, नागासाकी। सुबह करीब 11 बजे अमेरिकी बम वर्षक विमान बॉक्सकार करीब 10,000 मीटर की ऊंचाई से नागासाकी के ऊपर पहुंच चुका था। पहले इसका निशाना जापान का शहर कोकूरा था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो सीधा नागासाकी की ओर मुड़ गया। 11:02 पर लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स स्वीनी ने फैटमैन नाम का दूसरा परमाणु बम गिरा दिया। ये बम पहले बम लिटिल बॉय से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। इसमें प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। जैसे ही बम नीचे गिरा, पूरा आसमान पीली और सफेद रोशनी से फट पड़ा। ऐसा लगा जैसे सूरज को जमीन पर उतार दिया गया हो। एक पल के लिए पूरे शहर में अंधकार छा गया, फिर उजाले का ऐसा विस्फोट कि आंखें खुली की खुली रह जाएं। इस धमाके ने अपने आसपास सैकड़ों किलोमीटर रेडियस में सब कुछ जलाकर राख कर दिया। सैकड़ों लोग सीधे भाप बनकर उड़ गए, उनकी हड्डियां तक नहीं बची। जो जीवित बचे, उनकी त्वचा गल चुकी थी, कपड़े जलकर उनके शरीर से चिपक गए और बच्चे माओ की गोद में कोयले की मूर्ति बन चुके थे। एक अस्पताल की नर्स सानो म्यूको, जो उस दिन जिंदा बच गई थी, उन्होंने बाद में कहा, मैंने भगवान से कभी नहीं कहा था कि मुझे ये दिन दिखाए। मेरे सामने बच्चे जल रहे थे और उनके रोने की आवाजें अब भी मेरे कानों में गूंजती हैं। चर्च, स्कूल, घर, कुछ भी नहीं बचा था। नागासाकी में उस दिन करीब 74,000 लोग मारे गए थे और हजारों जिंदगी भर जलन, कैंसर और दर्द के साथ जीने पर मजबूर हो गए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन ने एक बार फिर कॉन्फ्रेंस में कहा, जापानियों को अब तक पता चल चुका होगा कि हमारा परमाणु बम क्या कर सकता है। अगर जापान ने अभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया तो हम और हमले करेंगे और दुर्भाग्य से इसमें हजारों नागरिक मारे जाएंगे। 2 न्यूक्लियर अटैक्स और 8 अगस्त को सोवियत यूनियन की तरफ से जापान के विरुद्ध मोर्चा खोल देने पर जापान के सामने कोई चारा नहीं बचा और इस दूसरे हमले के 6 दिन बाद जापान ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी की ये कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं, यह इंसानियत की सबसे कड़वी सच्चाई है। लेकिन फिर भी आज परमाणु शक्ति को शांति का प्रतीक कहा जाता है। लेकिन क्या यही शांति है, जहां एक बटन दबाते ही लाखों जिंदगियां भाप बन जाएं? और क्या न्यूक्लियर पावर ही भविष्य में मानव सभ्यता को तबाह करने का कारण बन सकती है? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करके इतिहास के इस दर्दनाक सच्चाई को पूरी दुनिया तक पहुंचाइए और ऐसी ही सच्ची झकझोर देने वाली कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।